नमस्कार, द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदिनी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के हर घर में एक चीज कॉमन है, चाहे किसी देश के लीडर का आधिकारिक निवास हो या आम आदमी के सपनों का छोटा सा घर, दोनों ही जगहों पर चीनी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। जी हाँ, मेड इन चाइना वो लाइन है जो आपके द्वारा इस्तेमाल की जा रही लगभग हर चीज पर लिखी होगी। आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर के बाजारों में चीन में बना सामान बिकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ दशक पीछे चलना होगा, जब चीन के हालात आज से बहुत अलग थे। हर तरफ से मुश्किलों से घिरे मुल्क की बागडोर दिसंबर 1978 में डैंग ज़ियाओपिंग संभालते हैं और इतिहास एक बार फिर एक बड़े बदलाव का गवाह बनता है। डेंग ज़ियाओपिंग के शुरुआती जीवन से लेकर 1978 तक की कहानी हमने इस सीरीज के पहले भाग में दिखाई है, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डेंग के चीन के पैरामाउंट लीडर बनने के बाद के सफर पर बात करेंगे। साथियों, इस बात को याद रखना जरूरी है कि चीन के सर्वोच्च नेता बनने के बाद डेंग के जीवन की कहानी दरअसल चीन के महाशक्ति बनने की गाथा है। ये सब मानते हैं कि डेंग आधुनिक और ताकतवर चीन के निर्माता है, लेकिन क्या कारण है कि डेंग को वो सफलता मिली जो उनसे पहले किसी दूसरे नेता को हासिल नहीं हो सकी? इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करने से पहले ये जानते हैं कि चीन 1978-79 में कहां खड़ा था और आज की ऊंचाइयों को छू रहा है। BBC.com में छपे एक लेख के मुताबिक 1979 में चीन की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी यूके की जीडीपी से लगभग आधी और जापान की जीडीपी के 5वें हिस्से के बराबर थी, जबकि अमेरिका की जीडीपी के 10वें हिस्से से भी कम थी। एक चीनी व्यक्ति की वार्षिक औसत आय $100 से कम थी। इन हालात में डेंग ने सुधार और खुलेपन की नीति अपनाई। आज चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और कुछ अनुमानों के अनुसार ये अगले कुछ वर्षों में अमेरिका को पीछे छोड़ सकती है। एएनएन में प्रकाशित चाइना डेली के एक लेख के मुताबिक चीन ने 700 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पर कैपिटा जीडीपी जो 1978 में करीब $155 थी, बढ़कर आज $10,000 से अधिक हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि डेंग ने आखिर किन सुधारों की शुरुआत की जिसने चीन को दुनिया की बड़ी ताकत बना दिया। डेंग ने 1978 में चीन की नई ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को चीन में काम करने की अनुमति दी गई। उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए टैक्स इनिशिएटिव के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए। इससे भी महत्वपूर्ण, डेंग ने चीन को एक ऐसा देश बनाया जो आगे बढ़ने के लिए, नए प्रयोग करने और सीखने के लिए तैयार था। प्रोफेसर विक्टर गाओ के चाइना डेली में पब्लिश एक लेख के मुताबिक चीन सरकार द्वारा 1977 में लाखों चीनी युवाओं के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फिर से शुरू करने और कॉलेज शिक्षा बहाल करने का क्रेडिट डेंग को जाता है। उनके मुताबिक डेंग ने इस बड़े कदम के लिए देश के तत्कालीन नेतृत्व को मजबूर कर दिया था। गाओ सूचो यूनिवर्सिटी में चेयर प्रोफेसर है और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वे उन लाखों युवाओं में शामिल थे जिन्होंने 1977 में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था। गाओ लिखते हैं, मैं उन छात्रों में से एक था जिन्होंने 1977 में कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी, जिसे बाद में बिना सर्दी वाला साल कहा गया, क्योंकि लाखों चीनी युवा सर्दियों की छुट्टियों का आनंद लेने की बजाय जरूरी किताबें पाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे और परीक्षा को पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, जिससे 1977 की सर्दी एक दशक के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बौद्धिक पुनरुत्थान के पीरियड में बदल गई और एक झटके में डेंग ने चीन और विश्व इतिहास की दिशा बदल डाली।
डैंग दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि चीन बदलाव और खुलेपन के लिए तैयार है। इस दिशा में 1979 में उनका अमेरिका का दौरा ऐतिहासिक माना जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे अमेरिका में हर उन्नत चीज सीखने के लिए आए हैं। उन्होंने अमेरिका में कुछ अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल और हाईटेक प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। इस सब को देखते हुए जैसे वे चीन के इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की कल्पना में रंग भर रहे थे। फोर्ड के एक प्लांट में उन्होंने कहा था कि चीन को अपनी खुद की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विकसित करने की जरूरत है और उन्होंने इसके लिए 20 साल की समय सीमा तय की। ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि चीन अपने स्पेस प्रोग्राम में विकसित देशों के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है। बोइंग 747 जेट के एक असेंबली प्लांट में उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ ही चीन को अपने खुद के जंबो जेट डिजाइन और उनका प्रोडक्शन शुरू करना होगा। अपनी 8 दिनों की यात्रा के दौरान डैंग ने लगभग 80 वार्ताएं और मीटिंग्स की, लगभग 20 भोज व स्वागत समारोह में भाग लिया, 22 औपचारिक भाषण दिए और 8 अवसरों पर प्रेस से मुलाकात की। डैंग के यूएस विजिट को चीन अमेरिका संबंधों में एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। हालांकि बीजिंग और वाशिंगटन डीसी के रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। मौजूदा दौर में तो कई कारणों से संबंधों में तनाव शिखर पर पहुंच गया है, लेकिन एक सच ये भी है कि दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापारिक रिश्ते कायम हुए हैं। BBC.com के 8 फरवरी 2023 के लेख के मुताबिक 2022 में अमेरिका और चीन के बीच बिजनेस रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया, जबकि इस दौरान उनके राजनयिक संबंध खराब हो गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 में दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात कुल $690.6 बिलियन था। हालांकि इसके बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी देखी गई है। बीबीसी का ही 1 मार्च 2024 का एक आर्टिकल बताता है कि पिछले साल दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक दूसरे को बेचे जाने वाले सामानों की मात्रा में 17% की गिरावट आई है। वैसे ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। चीन अमेरिका रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर अक्सर आ जाता है, लेकिन इन दोनों देशों ने ये तो दिखा ही दिया है कि राजनयिक संबंधों में तनाव के बीच भी व्यापारिक रिश्ते फल फूल सकते हैं। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि डैंग दरअसल आंख मूंद कर पश्चिम के रास्ते पर चल पड़े थे और पूंजीवादी हो गए थे। लेकिन ये लोग इस सच्चाई को नकार देते हैं कि चीन ने पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को कभी नहीं अपनाया, क्योंकि डैंग ने चीन के लिए खुलेपन की नीति तो अपनाई, लेकिन पूरी तरह से मुक्त बाजार को नहीं चुना। विक्टर गाओ अपने एक अन्य लेख में इस विषय पर चर्चा करते हैं। उनका ये लेख CGTN में 22 अगस्त 2024 को प्रकाशित हुआ। वे इसमें लिखते हैं, डैंग के नजरिए और हिम्मत ने उन्हें कामयाबी दिलाई। उन्होंने घोषणा की कि समाजवाद का मतलब गरीबी नहीं है। उनका ये विश्वास था कि समाजवाद लोगों के लिए खुशहाली का रास्ता खोल सकता है। डैंग ने इस नए रोड मैप को चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद कहा, जिसका अर्थ था कि चीन किसी भी देश की ऐसी बात अपनाने को तैयार है जो चीन की उत्पादकता बढ़ाने और चीनी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता हो। इस तरह से समाजवाद एक गतिशील सिद्धांत बन गया। दूसरे देशों के कई अच्छे तत्वों जैसे संपत्ति का निजी स्वामित्व, बौद्धिक संपदा अधिकार, कंपनियों की शेयर होल्डिंग रिफॉर्म, स्टॉक मार्केट आदि का विश्लेषण किया गया और उन्हें चीनी प्रणाली में शामिल किया गया। एजरा एफ वोगेल अपनी किताब डेंग ज़ियाओपिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना में लिखते हैं, डैंग को यह एहसास था कि वे विदेश से पूरी व्यवस्था इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी विदेशी सिस्टम चीन जैसे देश की अनूठी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। क्योंकि चीन की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध थी, वे विशाल विविधतापूर्ण देश था, लेकिन साथ ही गरीब भी था।
उन्होंने वह बात समझ ली जो कुछ मुक्त बाजार अर्थशास्त्री नहीं समझ पाए कि केवल बाजार खोल देने से समस्याएं हल नहीं हो सकती, संस्थाओं का निर्माण धीरे धीरे करना होगा। वोगेल कहते हैं, कुछ पश्चिमी लोग डेंग की स्पष्टता और व्यवहारिकता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने गलती से मान लिया कि वे तेज से पूंजीवादी हैं और चीन को पश्चिमी शैली के लोकतंत्र की ओर ले जाएंगे। दूसरी तरफ डेंग हमेशा सीखने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें ये विश्वास था कि वे पश्चिम से बेहतर जानते हैं और ये कि चीन के लिए क्या अच्छा है, और ये भी कि पूंजीवाद और पश्चिमी शैली का लोकतंत्र तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि डेंग का जीवन विवादों से दूर रहा हो, कोई भी संपूर्ण नहीं होता और ना ही आलोचना से परे होता है। डेंग भी इसके अपवाद नहीं है। कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कमजोरियों, कमियों और गलतियों से मुक्त नहीं हो सकता। डेंग या किसी के भी जीवन का अध्ययन करते वक्त आलोचनात्मक दृष्टि अपनानी ही चाहिए। डेंग की आलोचना दरअसल उस सोच से शुरू होती है जिसके आधार पर उनके देश में शासन चलता है, यानी कम्युनिस्ट सोच। डेंग भी जिंदगी भर प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट रहे। सभी जानते हैं कि चीन लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि एक कम्युनिस्ट देश है। एक पार्टी का शासन पूरे देश पर चलता है। विरोध और आलोचना के लिए वहां कोई जगह नहीं। शायद यही वजह है कि चीन में आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल नहीं हुई। डेंग के शासन में भी चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे। उनकी विरासत पर तियानमेन स्क्वायर हत्याकांड सबसे बड़ा और गहरा दाग है। 1989 में बीजिंग का तियानमेन चौक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया था, जिसे चीन के कम्युनिस्ट शासन ने कुचल दिया। डेंग के नेतृत्व में 1980 के दशक में चीन बड़े बदलावों से गुजर रहा था। उम्मीद थी कि इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार आएगा, लेकिन इस दौरान भ्रष्टाचार भी बढ़ा, साथ ही राजनीतिक खुलेपन की उम्मीद भी जगी। 1980 के दशक के मध्य में छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इनमें ऐसे लोग भी भाग ले रहे थे जो विदेश में रह चुके थे और नए विचारों और उच्च जीवन स्तर से परिचित थे। 1989 के वसंत में अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन बढ़ गए। प्रदर्शन एक प्रमुख लीडर हु याओबांग की मृत्यु से और उग्र हो गए। ऐसा दावा किया जाता है कि हु अधिक खुली राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे और लोकतंत्र के करीब थे। हु को 1987 की शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। अप्रैल में हु के अंतिम संस्कार के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने अभिव्यक्ति के अधिक स्वतंत्रता और कम सेंसरशिप की मांग की। अगले कुछ हफ्तों में प्रदर्शनकारी तियानमेन चौक पर एकत्रित हुए। ये चौक बीजिंग की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। सरकार ने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की। पार्टी में इस बारे में दो राय थी। कुछ रियायतें देने के समर्थन में थे, जबकि दूसरे कड़ा रुख अपनाने की बात कर रहे थे। आखिरकार हार्डलाइनर्स अपनी बात मनवाने में सफल रहे। मई के आखिरी 2 हफ्तों में बीजिंग में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। 3 से 4 जून को सेना ने तियानमेन चौक की ओर बढ़ना शुरू किया। क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया गया, गिरफ्तारियां भी हुई। इस दौरान टैंक के सामने खड़े एक शख्स की तस्वीर पिछली सदी की सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में से एक थी, जो इस विद्रोह की प्रतीक बनी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि कितने लोग मारे गए। चीनी सरकार की तरफ से कभी 300 तो कभी 241 लोगों के मरने की बात कही गई। हालांकि अन्य अनुमानों में सैकड़ों से लेकर हजारों लोगों की मौत की बात कही गई। यह घटना चीनी कम्युनिस्ट शासन के दमन की प्रतीक बनी। डेंग के बाद जियांग जेमिन, हु चिंताओ
और शी जिनपिंग ने पैरामाउंट लीडर के रूप में उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारों को सफलता के साथ आगे बढ़ाया। चीन की कामयाबी को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि वे आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा। वहीं कई लोग चीन की आर्थिक तरक्की पर सवाल खड़े करते हैं। चीन में गरीबी का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है। कई पश्चिमी विश्लेषक अक्सर ये दावा करते रहते हैं कि चीन के विकास का इंजन जल्द ही पटरी से उतर जाएगा। हालांकि चीन ने आर्थिक संकट को लेकर आलोचकों की हर भविष्यवाणी को नाकाम किया है। चीनी लोगों का जीवन आज पिछली सदी के मुकाबले कहीं बेहतर है, लेकिन व्यक्तिगत आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजाद मीडिया चीन के लोगों को हासिल नहीं हो सका। डैंग का जीवन हमें क्या बताता है? जाहिर तौर पर उनकी हर बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्या वे एक ऐसे नेता थे जिनके पास सिर्फ आर्थिक सवालों का हल था, नैतिक सवालों का नहीं? क्या वो एक ऐसे नेता थे जो सिर्फ ताकत और सत्ता में यकीन करता था, या फिर एक करिश्माई शख्स जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया? दरअसल डैंग चीनी और विश्व इतिहास की एक ऐसी हस्ती है जिनका अंतिम आंकलन होना अभी बाकी है। मैं यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता पोलिश कवयित्री विस्लाव शिम्बोर्स्का की मशहूर कविता बीतती सदी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। हमने सोचा था कि आखिरकार खुदा को भी एक अच्छे और ताकतवर इंसान में भरोसा करना होगा, लेकिन अफसोस इस सदी में इंसान अच्छा और ताकतवर एक साथ नहीं हो सका।